हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नए चैप्टर के अंदर मैं वेलकम करता हूं। और अभी की क्लास से पहले मैंने आप लोगों को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से 2 चैप्टर कराए थे। उन सेकंड चैप्टर के डिस्कशन के बाद हम आज अपना एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फिर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के बनते हैं एग्जाम्स में। और जितनी भी बातें हैं एकदम डिस्क्रिप्टिव मोड में, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते करते हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो करेंगे इसका ओरिजिन और इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था वो क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। ओरिजिन एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट, यानी कि इसकी उत्पत्ति और इसका जो भौगोलिक प्रसार है वो किस प्रकार से होता है। देखो, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी को लेकर जो एक डेट फेमस होती है वो होती है 1921। और जो हमारी हड़प्पा कल्चर की जो मॉडर्न साइट है, जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, इसको डिस्कवर किया जाता है कहाँ पर? वेस्ट पंजाब में, जिसको आप आज के पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। अ, आप इस वेस्ट पार्ट के अंदर अगर अपने इस इंडस वैली को ढूंढेंगे तो आपको आज का पंजाब, हरियाणा और भी कई सारे रीजन्स नज़र आते हैं। जैसे कि मैं सिंध की बात कर लेता हूँ, बलूचिस्तान की बात कर लेता हूँ। ऐसे कई सारे क्षेत्रों में आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रसार देखने के लिए मिलता है। हम अगर अपने भारतीय राज्यों में औरों की बात करें, गुजरात एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कई सारे साइट्स देखने के लिए मिलते हैं। राजस्थान राजस्थान के अंदर आपको कई सारे पार्ट देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको साइट्स नजर आती है। इसके अलावा जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके एरिया को अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 1 करोड़ 29 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लगभग फैला हुआ आपको इसका पूरा का पूरा क्षेत्र नजर आता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इवन क्या थी, जो प्राचीन एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी या फिर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, उनसे भी पुरानी है या फिर उनसे भी बड़ी है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। इससे भी क्या थी, लार्जर थी। तो कर कभी भी इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि दिए गए 4 विकल्प में से आप बताइए कि एरिया वाइज कौन सी एंशियंट सिविलाइजेशन सबसे बड़ी हुआ करती थी, तो आप एटलीस्ट इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंपैरेटिवली लार्जर थी। इसके अलावा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर एक पहला डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बनाकर एक आदमी को भेजा गया था। उनका नाम हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, वो थे कनिंगम। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, कनिंगम का। तो ये कौन थे? ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके? एएसआई के। एएसआई जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसके बाद जब इन्हें डीजी बनाया गया पहला एएसआई का, इसी के बाद हमारे देश के अंदर हड़प्पन कल्चर की क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस शुरू होती हैं, यानी कि उनकी खुदाइयां शुरू होती हैं। वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की जो साइट्स मिलती हैं, उन पर एक इंडिविजुअल आपके जो असाइनीज हुआ करते थे, या फिर जो वहां पर एक प्रकार से उस पूरी की पूरी खुदाई की देखरेख करा करते थे, उन आर्कियोलॉजिस्ट को असाइन किया जाता है। जैसे कि दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दयाराम साहनी का और एक आर डी बनर्जी का। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी का। इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी डिस्कवर्ड साइट्स थी वहां पर इनको सुपरवाइजर के रूप में भेजा जाता है। और ये 20वीं शताब्दी का जो शुरुआत वाला डिकेडल एरिया है, वहां पर इन साइट्स के ऊपर खुदाइयां स्टार्ट होती हैं। और जो जो खुदाइयों के अंदर चीजें प्राप्त होती हैं, जो भी फाइंडिंग्स प्राप्त होती हैं,
उनके बेसिस पर एक और नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल। इन अलग-अलग साइट्स से, खुदाइयों से जो भी हमें फाइंडिंग्स मिल रही थी, ये जॉन मार्शल उस समय के जो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, जिस टाइम पर ये आपके अलग-अलग साइट्स को एक्सकवेट करके चीज़ों को देखने की कोशिश करी जा रही थी, अनाउंस करते हैं कि भैया देखो, एक नई सिविलाइजेशन हमें मिली है और इस नई सिविलाइजेशन को कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बात कब अनाउंस करी जाती है? 1924 में। डिस्कवरी हो चुकी थी। जैसे मैंने दयाराम साहनी का नाम बताया, आर.डी. बनर्जी का नाम बताया, अभी मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सी साइट्स इन दोनों सुपरवाइजर्स के द्वारा या फिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकेवेट करी गई। लेकिन इनके बारे में, फाइंडिंग के बारे में फाइनली जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है 1924 के अंदर। किसके द्वारा? उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई जॉन मार्शल के द्वारा। इस समय पर जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, जिससे पता चलता है कि ये जो हमें अवशेष मिले हैं या फिर साइट्स मिली हैं कितने समय पुरानी है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल टाइम माना गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो माना गया 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी का। आप लोगों को ये टाइम फ्रेम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के रेफरेंस को हम बीसी में काउंट करते हैं और उसके बाद वाले रेफरेंस को हम एडी में काउंट करते हैं। तो उसी आधार पर जब इन जगहों की रेडियो कार्बन डेटिंग कराई गई तो ये डिटरमाइन करा गया कि भैया ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चल रहा है ना, वो 2350 से लेकर 1750 बीसी के समय की हमें चीजें मिल रही हैं। तो इस समय में जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था हमारे देश का, जिसमें पहले पाकिस्तान में इंक्लूडेड था, वहां पर आपको ना फॉरेस्ट नजर आते थे, जंगल नजर आते थे। वहां पर पूरे के पूरे एरिया में जंगल हुआ करते थे। उस समय का जो मौसम हुआ करता था, क्लाइमेट हुआ करता था ना, वो क्या हुआ करता था? नम हुआ करता था, वो ह्यूमिड हुआ करता था। ऐसी चीजें पता चलती हैं। और इवन जो हम आज के टाइम में सिंध और राजस्थान के अंदर मरुस्थल देखते हैं ना, डेजर्ट देखते हैं, उस समय में ये डेजर्ट भी नहीं हुआ करते थे। वैसे अगर देखा जाए कि हड़प्पन कल्चर का ओरिजिन क्या हुआ करता था, इसको लेकर उतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इस समय का जो सेटलमेंट है या फिर जो कल्चर है, वो इंडिजिनस जो सेटलमेंट हुआ करते थे उससे ही इवॉल्व होकर आया। इस प्रकार का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि यहाँ पर देखो, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कोई प्रभाव रहा होगा या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का प्रभाव होगा, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं। भी हो सकता है कि बाकी की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनका प्रभाव रहा होगा। तो इस प्रकार का हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जिससे हमें कह पाए कि इन सिविलाइजेशन की कोई भी प्रभावित बात हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रहती है। तो एकदम बेसिक मैंने शुरुआती बात आपसे करी है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ मेजर डेवलपमेंट जो कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी के अंदर हुए। मैं यहाँ पर अगला टॉपिक लिखूंगा, मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चल गया, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करके कहाँ से चीजें शुरू हुई। एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल आए थे जिन्होंने हमारे देश के अंदर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस को 19वीं शताब्दी के लगभग बीच में 1850 के आसपास शुरू कराया। फिर जब 20वीं शताब्दी का पहला डिकेड आप देखते हैं तो वहां पर मैंने दो नाम आपको बताए, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी का, जिनके द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स को खोदा गया। और उस समय के जो एएसआई यानी कि डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे एएसआई के, जॉन मार्शल, उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई देखो, हमारे देश के अंदर एक इस प्रकार की नई सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वो समय मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 1924 का बताया था। अब आ जाते हैं हम कुछ ऐसे डेवलपमेंट जो कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी के अंदर होते हैं। तो हम ना इसे दो पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर मैं ईयर लिख देता हूं
इधर मैं डेवलपमेंट लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आती है 1875 में। मैंने अभी आपको पहले एएसआई डीजी का नाम बताया था ना, तो यही 1875 का समय है जहाँ पर एक रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट किसकी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम की। और ये किस पर थी बेस्ड? हड़प्पन सील्स पर। जो मोहरें हुआ करती थी ना, उन सील्स के ऊपर, उन हड़प्पन मोहरों के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक रिपोर्ट तैयार करी। तो ये पहला मेजर डेवलपमेंट होता है हमारी इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है 1921 में। यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का नाम जिक्र किया था ना, क्या नाम था? दयाराम साहनी। इनके द्वारा हड़प्पा के अंदर एक्सकेवेशंस को शुरू किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि बिगिन एक्सकेवेशन इन हड़प्पा। ये दूसरा डेवलपमेंट होता है। फिर आता है आपका साल 1925। इस समय पर एक्सकेवेशंस को शुरू कराया जाता है मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो के अंदर खुदाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद हम 1946 में एक मेजर डेवलपमेंट देखते हैं जहां पर एक बड़ा नाम है, इनका नाम अगर याद रख पाए आप, REM व्हीलर। ये क्या करते हैं? ये एक्सकेवेट कराते हैं हड़प्पा में ही, कुछ और बाकी के स्थानों पर। ये एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है। ऐसे ही 1955 में एक और इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम SR राव जी के द्वारा करता हुआ देखते हैं। और इन्होंने जो एक्सकेवेशंस करानी शुरुआत करी, वो कहां पर शुरुआत करी? लोथल में। अभी ये लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंगन, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ही आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के डेवलपमेंट होते हैं। उन डेवलपमेंट की डिटेल आप लोगों को मेरे ऐप पर जो PDF आपको मिलेगी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें आप लोगों के लिए मैंने मेंशन कर रखी है। लेकिन ये शुरुआती मेजर डेवलपमेंट है जिनको आप हड़प्पन कल्चर के अंदर, हड़प्पन एक्सकवेशंस के अंदर देखते हैं। इसके बाद हम अपनी पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग चरणों में डिवाइड करेंगे। तो चलिए अगली पॉइंट हम लिखेंगे, फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, जब हम हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं, हड़प्पन कल्चर के पीरियड की बात करते हैं, तो देखो उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो एक-एक करके सारे फेजेस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम सबसे पहला फेज है उसको पिक करेंगे। पहले फेज को कहा गया अर्ली हड़प्पन फेज। आइए भाई, अर्ली हड़प्पन फेज। इसका टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए, मतलब अंडरस्टैंड करने में चीजों के लिए काफी बेटर रहता है। इसको 300-3300 BC से लेकर आप देखते हैं 2600 BC तक का। देखो, जब हम अर्ली हड़प्पन फेज की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। ये रिलेटेड है हाकरा फेज से। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर व्हाट इज दिस हाकरा फेज? इस हाकरा फेज को कहा जाता है जो घाघर हाकरा रिवर वैली वाला पार्ट हुआ करता था ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घाघर हागरा रिवर वैली। घाघर हागरा रिवर वैली, इससे आइडेंटिफाई किया गया हाकरा फेज को। अब ये जो चरण है, ये जो फेज है, इसके अंदर ना एक प्रकार से आप ऐसे मान लीजिएगा कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हुआ करती थी, जिसको आप क्या देखते हैं? अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता हुआ देखते हैं। अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ में जीने वाली क्या थी? एक सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी थी। इस अर्ली फेज की मैं बात कर रहा हूं।
तो हर फेज को ना हम किस किस कुछ कुछ तरीकों से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? जैसे कि इसी फेज में जो ट्रेड नेटवर्क हुआ करते थे, उनको स्थापित किया जा चुका था। कई सारे हमें एविडेंस मिलते हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स हुआ करती थी, जैसे कि मटर यानी कि पीज के अवशेष मिलते हैं, या फिर जो डेट्स होते हैं इनके अवशेष मिलते हैं, कॉटन एटसेट्रा। ऐसी कई सारी चीजों की कल्टीवेशन के बारे में यानी कि कृषि के बारे में हमें पता चलता है, जिन्हें कि इस फेज में इस समय के दौरान क्या कराया जा रहा था, ग्रो कराया जा रहा था, ठीक है? तो ये था पहला फेज जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन के पहले चरण में देखते हैं, 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। इसके बाद आता है दूसरा फेज, और उसको कहा गया मेजर हड़प्पन फेज। आइए भी, मेजर हड़प्पन फेज, इसका टाइम फ्रेम अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेटर है। तो जो अर्ली हड़प्पन फेज था वो कहां से कहां तक था, 3300 से 2600 बीसी तक। जो सेकंड फेज है इसको आप देखते हैं 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, 2600 बीसी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, वो एक प्रकार से ना ग्रोइंग सिविलाइजेशन के रूप में नजर आने लगी, मेच्योर हो गई, बड़ी हो गई, ग्लो करने लगी। तो मेच्योर स्टेज के अंदर एंटर कर जाती है 2600 बीसी आते आते ये पूरी की पूरी हड़प्पन कल्चर। तो जो शुरुआती हड़प्पन कम्युनिटीज हुआ करती थी, अब उनको आप इसमें कन्वर्ट होता हुआ देखोगे, इसमें टर्न होता हुआ देखोगे। दे टर्न्ड इनटू अर्बन सेंटर्स। मतलब अब आपको शहरी केंद्र नजर आने लगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जो हड़प्पा की बात करते हैं, वो एक बड़ा शहरी केंद्र बनने लगा। जैसे कि मैं मोहनजोदारो की बात करूंगा, ये एक बड़ा केंद्रित शहरी कम्युनिटी नजर आने लगा। ऐसे ही लोथल। तो अब इस समय को आते के साथ ही आप ये कह सकते हैं कि इस समय की जो साइट्स हुआ करती थी या जगह हुआ करती थी, वो बड़े बड़े अर्बन सेंटर बन गए, ठीक है? तो ऐसी और भी साइट्स हैं जिन्हें आप इस मेचर हड़प्पन फेज के अंदर देखते हैं। हड़प्पा की बात करी, मोहनजोदारो की बात करी, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, चन्हुदारो, ठीक है? चन्हुदारो एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि इस समय से आपकी संबंधित होगी। लोथल के बारे में मैंने बता दिया। कालीबंगन, ये एक और इंपॉर्टेंट साइट है। ऐसे ही बानावली। तो ऐसी और भी हैं, जैसे कि सुटका गेंडर भी मैं बात करता हूँ, या फिर सुटका डोला की बात करता हूँ। ये मेजर ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जो कि मेजर फेस में आपको और ग्रो करते हुए नजर आएंगे, ठीक है? यहीं लगे हाथों ना मैं आप लोगों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट की बात कर लेता हूँ कि भाई पूर्वी दिशा में कहाँ तक फैला हुआ था, सबसे पूर्वी मोस्ट जो साइट थी वो कौन सी थी, सबसे पश्चिमी दिशा में कौन सा स्थल हुआ करता था, सबसे नॉर्थ में कौन हुआ करता था, क्योंकि वहां से चीज बनती है। तो मैं अगली चीज जो यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ था। एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सबसे पहले हमसे सवाल पूछा जाता है कि भैया ईस्टर्न मोस्ट साइट बताइए। यानी कि जिस पूरे एरिया में आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलती है, उसके सबसे पूर्वी स्थल के बारे में बताइए। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर नजर आती है अलामगीरपुर। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, अलामगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से आपसे पूछी जाएगी भाई वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है। जिसे आप इस
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखते हैं तो ये आपको नजर आएगी बलूचिस्तान में, और इसका नाम था सुतकगन-दौर। बलूचिस्तान। ये है सबसे पश्चिमी साइड। उसके बाद तीसरा आता है नॉर्थन मोस्ट, यानी कि वो स्थल जो कि आपको सबसे पश्चिमी साइड में नजर आता है, तो जम्मू के अंदर है वो मांडा। और उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास साउदर्न मोस्ट साइड। ये अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले ही सवाल पूछा गया था, ये आता है महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। महाराष्ट्र में। तो ये एक एक्सटेंट है जिसमें सबसे पूर्वी साइड में कौन है, पश्चिमी साइड में कौन है, उत्तरी साइड में और दक्षिणी साइड में कौन है, यहां से आप लोगों के कभी कभी सवाल ये लोग निकाल कर पूछ लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो फेज हमने कवर कर लिए, जिसमें कि पहला फेज था हमारा अर्ली हड़प्पन फेज। क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ रही थी। फिर मेजर हड़प्पन फेज बताया कि ये एक और डेवलप्ड फेज नजर आता है। और फिर उसके बाद मैंने एक्सटेंट बताई, और लास्ट में मैं तीसरा फेज आपके साथ डिस्कस करूंगा, तीसरा चरण डिस्कस करूंगा, जिसको कहा गया लेट हड़प्पन फेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेट हड़प्पन फेज। तो जो मेजर हड़प्पन फेज था वो कहां से कहां तक था, 2600 से लेकर 1920 तक, 1920 तक। ये जो आपका लेट हड़प्पन फेज है वो रहेगा 1900 से लेकर 1300 BC तक। अब यहां पर क्या होगा, इस फेज में क्या हो गया, यहां पर क्या क्या चीजें हो गई। तो देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो एक प्रकार से डिक्लाइन है, उसको जाना जाता है कि लगभग वो 1800 BC में शुरू होता है और 1700 BC तक आके लगभग जितनी मतलब मोस्टली जो साइट्स हुआ करती थी उनको क्या कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। किसकी वजह से, हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो गई हो, कुछ वहां पर कैलामिटी हो गई हो, कुछ बड़ा ऐसा इवेंट हो गया हो जिसकी वजह से वहां के लोग उसको छोड़कर चले गए। फिर भी मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के जिसको आप लेटर कल्चर में भी देखते हैं। मतलब इस सभ्यता के बाद के जो कल्चर है, तो कुछ ऐसे एलिमेंटों को आप बाद के सिविलाइजेशन या फिर कल्चर्स के अंदर भी पाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे, उनके द्वारा प्राप्त किया गया डेटा ये बताता है कि जो कंटिन्यूएशन था लेट हड़प्पन कल्चर का, वो लगभग 900 BC तक रहता है, और उसके बाद वो खत्म हो जाता है या फिर डिसअपियर कर जाता है, वट एवर द रीजन में बी। ठीक है। अ, कुछ लेट हड़प्पन फेज के बारे में जो जगहें हैं जिनके बारे में ये आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं, वो है आपका रंगपुर और रोजदी, जो कि आपको गुजरात के कैथावार पेनासुला के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। एक नाम याद रखिएगा आप रंगपुर का, और दूसरा नाम याद रखिएगा आप रोजदी का। कहाँ पर है ये, गुजरात का जो कैठावाड़ वाला पेनासुला है वहां पर है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने चरण देख लिए, अर्ली, मेचर और लेट हड़प्पन फेज। क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों के साथ की इन तीनों के तीनों चरण में। इसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एक दो बातें हम उनसे रिलेटेड भी करेंगे कि वो कौन सी थी, कौन सी नदी के तट पर बसी हुई थी, और उनसे संबंधित कुछ बातें। तो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात कर लेते हैं। आइए भाई। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की कंटेम्प्रेरी। क्या है भाई इसके अंदर, सबसे पहली सिविलाइजेशन का जो मैं यहाँ पर पहले ऐसे करके ना एक टेबल बना लेता है। यहाँ पर मैं सिविलाइजेशन लिख देता हूँ,
यहाँ पर मैं वो नदी के नाम लिखूंगा जिसके तट पर ये सिविलाइजेशन आपको नजर आएगी, और फिर यहाँ पर एक कुछ इसका डिस्क्रिप्शन, इससे संबंधित कुछ बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो समकालीन सभ्यता आपको इंडस वैली के नजर आएगी उसे आप जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन सी नदी के तट पर बसी हुई थी? नील नदी के। दूसरी इंपॉर्टेंट सभ्यता जिसको आप आज के इराक के अंदर देखते हैं उसको कहा जाता था मैसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये कौन सी रिवर के तट पर बसी हुई थी? टिग्रिस रिवर। एक तो टिग्रिस रिवर का इसमें जिक्र होता है और एक होता है यूफ्रेट्स। यूफ्रेट रिवर। इन दोनों नदियों के तट पर आपकी ये मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। देखो, जब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो ये इसको ना आप सिविलाइजेशन ऑफ फारोस बोलते हैं, जिन्होंने उस समय के ना क्या बनाए थे? पिरामिड्स बनाए थे। ठीक है। सिविलाइजेशन ऑफ क्या? फारोस। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। फारोस। ठीक है। ओ ए नहीं, एच एच होगा शायद यहाँ पर, फारोस। जिनके द्वारा क्या बनाया गया था? पिरामिड्स बनाए थे। ठीक है। जब हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये क्या थी? सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे ना, वो इनके साथ ट्रेड किया करते थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या थी ये? सुमेरियन सिविलाइजेशन। और ये लोग क्या किया करते थे? हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। ऐसे ही एक और तीसरी सिविलाइजेशन जो कि चाइना के अंदर देखने के लिए मिलती है, हुआंग हो। हुआंग हो, चाइना। और ये हुआंग हो रिवर पर बेस्ड थी। इसके बारे में कुछ उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं है। तो ये मैंने कुछ आपको बताई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की समकालीन सभ्यताएं थी। अब इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अलग-अलग साइट्स हैं, जो स्थल हैं, उनके बारे में जानना शुरू करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रही हैं, जिनसे आपके सवाल बनते हैं, हर किसी को तो देखो डिस्कस नहीं कर पाएँगे। तो एक-एक इम्पोर्टेंट साइट को मैं आपके सामने पिक करूँगा। बाकी जो डिटेलिंग होगी हर साइट की वो एक्स्ट्रा वाली, उसको मैं आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करी जाएगी मेरे ऐप पर, मेरा ऐप ज़रूर डाउनलोड रखना है आपको EDU24 का। उसमें मेरा जो जर्नल अवेयरनेस वाला कोर्स है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है पीडीएफ के साथ। तो वहाँ पर पीडीएफ में मैंने प्रॉपरली आपको A4 साइज़ की पीडीएफ में सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। तो कुछ प्रोमिनेंट साइट्स का हम डिस्कशन करते हैं, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ हुआ करती थी। आइए फिर अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटीज का जिक्र होता है या फिर सबसे प्रोमिनेंट स्थलों का जिक्र होता है, सबसे पहला नाम किसका आता है? हड़प्पा का। हड़प्पन साइट, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है इसकी लोकेशन। तो ये जो हड़प्पन साइट है वो कौन सी नदी के तट पर बसी हुई थी? रावी रिवर। ये सबसे पहली चीज आपसे जो हड़प्पा से रिलेटेड पूछी जाती है। और इसके बारे में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये पहली इंडस साइट थी जिसको एक्सकेवेट किया गया था। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, फर्स्ट इंडस साइट टू बी डिस्कवर्ड। और कब करा गया था? 1921 के अंदर करा गया था। समझ रहे हैं? अ, देखो, इसमें इसके डिस्कशन में जब हम हड़प्पन साइट का डिस्कशन करते हैं तो एक आदमी का नाम याद रखना। पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आज के पाकिस्तान के अंदर ना एक जगह हुआ करती थी, साहिवाल। साहिवाल
इसको आप पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर है आज, इस साहिवाल पंजाब को ना एक आदमी विजिट करता है, और वो भी कब करता है? 1826-27 में। उस आदमी का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है, चार्ल्स मैसन। मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देता हूँ, चार्ल्स मैसन। इनका नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने 1826-27 में क्या किया था? इस साइट को आके ना विजिट किया था, जिसकी वजह से इस साइट की ना आपको क्या मिलते हैं? अर्ली रेफरेंसेस मिलते हैं, आपको इस हड़प्पन साइट के जिक्र के बारे में पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा फिर एक और काम होता है 1912 में। एक और अगर आप नाम याद रख सकें, इसका नाम है जे फ्लीट। ये नाम याद रखिएगा। तो क्या होता है 1912 के अंदर, ये जो जे फ्लीट है ये डिस्कवर करेगा हड़प्पन सील्स को। जो मोहरें हुआ करती थी। ठीक है। और फिर उसके बाद जॉन मार्शल के अंडर में भी एक्समेशंस को प्रमोट किया गया, काफी उसको बढ़ावा मिला कि भाई यहाँ पर खुदाइयां होनी चाहिए। और ये जो हड़प्पन सील्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर हड़प्पा की मैं बात कर रहा हूँ, इस हड़प्पा को विजिट करा गया था, जो पहला एएसआई था। एएसआई का वो आपका डायरेक्टर जनरल था। कौन था? कनिंघम। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, कनिंघम विजिट करता है हड़प्पा को कब? 1876 में, 73 में, 1873 में। 1873 से पहले भी एक बार ये आया था, 1853 में कनिंघम इस आपकी हड़प्पा साइट को विजिट करना है। तो देखो, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसको ओरिजिनली ना हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोला जाता था, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा साइट को डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पर इसको बुलाया जाता था कि भाई देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। लेकिन फिर जब बाद में बाकी की साइट्स के बारे में पता चला, तो फिर इसको कुल मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से कुछ रिलेटेड और संबंधित बातें मैंने आपके साथ की। दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें नजर आती है, वो है मोहनजोदारो। तो आइए भाई, मोहनजोदारो। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपसे मोहनजोदारो का सवाल बनता है, वो बनता है लार्जेस्ट साइट। मतलब हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लार्जेस्ट साइट है, वो किसके, कौन सी है? मोहनजोदारो है। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया और कब किया गया? तो 1922 में आर डी बैनर्जी के द्वारा इस मोहनजोदारो को क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। एक और सवाल पूछा जाता है कि सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का ना एक शाब्दिक अर्थ है, और वो क्या है? माउंट ऑफ द डेड। यानी कि मृतकों का टीला। इसको कहा जाता है, ये मोहनजोदारो को कहा जाता है। तो ये भी एक सवाल कभी कभी आपसे आपके एग्जाम्स के अंदर घुमा फिरा कर पूछ लेता है। इसके अलावा मोहनजोदारो के अंदर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसको कहा गया द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका पब्लिक प्लेस हुआ करता था। इसकी डायमेंशन से रिलेटेड कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं, मुझे उतना क्लियर तो याद नहीं है। बाकी आप पीडीएफ जो मैं आपको दूंगा, उससे एक बार आप टैली कर लेना। इसकी लेंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसकी विड्थ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और डीप का आप, जैसे मैंने मेंशन कर रखे हैं, इन तीनों डायमेंशन को अगर आप याद रख लोगे, तो क्योंकि पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। लेंथ में आप 39 फीट याद रख लेना, मेरे ख्याल से लेंथ का मेरे को क्लियर आइडिया है। विड्थ आई थिंक 23 है या 29 है, 23 है। और जो डीप हुआ करता था, यानी कि इसकी जो गहराई थी, वो थी 8 फीट की। तो ये ग्रेट बात की आप डायमेंशन जरूर याद रखना। तो जो इनका सिटाडल हुआ करता था, इनका जो टीला हुआ करता था, उसके सेंटर में इसकी लोकेशन हुआ करती थी। और काफी अच्छे से इनकी जो
ईंटें हुआ करती थी, उससे इसको मिलकर बनाया गया था। और जो इसका फ्लोर भी हुआ करता था वो भी पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, जो कि जिप्सम की बनी हुई थी। ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग आपको मोहनजोदारो में मिलती है वो थे अन्न भंडार, जिनको कहा गया द ग्रेट ग्रेनरी। द ग्रेट ग्रेनरी, अन्न भंडार। ठीक है। और यहाँ पर ये अपना स्टोर वगैरह किया करते थे, और इसको लेकर एक सवाल आप याद रखिएगा कि ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। ठीक है। ये सवाल पूछा गया है कि बताइए कि मोहनजोदारो के अंदर सबसे लार्जेस्ट वाली जो बिल्डिंग थी वो कौन सी थी, तो आप इन अन्न भंडारों को याद रखेंगे। इसमें लेंथ इसकी हुआ करती थी 150 फीट, ये लेंथ है। और विड्थ वगैरह बाकी मैं मेंशन करा दूंगा आपसे। ठीक है। आई थिंक 50 फीट की इसकी विड्थ थी, चौड़ाई। तो ये थी आपकी ग्रेट गेंडबरी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपको नजर आती हैं, जैसे कि मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एक बड़ी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग यहाँ से प्राप्त हुआ करती थी, जिसको लेकर कहा गया कि भाई यहाँ से ना ये अपना प्रशासन चलाया करते थे, यहाँ की जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी। ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो मैं इमेज ऐड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी पीडीएफ में मैंने ना इन जगहों की फोटोज भी लगा रखी हैं, इमेजेस भी लगा रखी हैं, तो वो और ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये दूसरी साइट हमने डिस्कस करी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट सिटी थी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे चन्हुदारो। आइए भाई। चन्हुदारो, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखा नहीं गया है, तो मैं एक बार चलो इसको हटा के लिख देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चन्हुदारो, इसके बारे में क्या है, इसको लेकर जो एक सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि बताइए लैंकशायर ऑफ इंडिया के नाम से इन चार विकल्प में से किसको जाना गया। लैंकशायर, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। लैंकशायर ऑफ इंडिया, तो उसमें चन्नू दारू का नाम डिस्कस होता है। और ये एकमात्र ऐसी इंडस वैली सिटी थी जहां पर आपको सिटाडल नजर नहीं आता है। ये एक इम्पोर्टेंट इससे सवाल बनता है कि यहाँ पर सिटाडल कोई नहीं पाया गया था। और यहाँ पर बीड मैन्युफैक्चरिंग बहुत हुआ करती थी। बीड्स होते हैं ना, बीड्स। बीड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ही काफी फेमस था। तो एक चन्नू दारो हो गया, और कौन सा बच्चा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको इंपॉर्टेंट सिटीज में नजर आता है, कालीबंगन। कालीबंगन एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मांगते हैं। देखो कालीबंगन का ना कभी कभी ना लिटरल मीनिंग आपसे पूछ लेते हैं, यानी कि शाब्दिक अर्थ वो होता है ब्लैक बेंगल। ब्लैक बेंगल मतलब शाब्दिक अर्थ अगर कालीबंगन का निकालेंगे आप। ठीक है। और जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन था हड़प्पन सेटलमेंट्स का, वो आपको कालीबंगन के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अर्ली हड़प्पन पीरियड नहीं देखा था हमने, अर्ली हड़प्पन पीरियड, उसके एविडेंस यहीं से मिलते हैं। एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन फेज के जो आपको सोर्स मिलते हैं या फिर एविडेंस मिलते हैं, वो इस कालीबंगन एरिया से मिलते हैं। कई सारे जो घर थे इस शहर के, उनकी खुद की वेल्स हुआ करते थे। मतलब आप ऐसे बोल दीजिएगा कि इस शहर के जो ज्यादातर घर थे उनके खुद के क्या हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, कि अपने घर का पानी वो अपने कुएं से निकालेंगे। ठीक है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको कल्चरल लेयर्स नजर आते हैं। मतलब तीन बेसिकली यहाँ पर आपको कल्चरल लेयर्स नजर आती हैं। जैसे कि एक कल्चरल लेयर यहाँ पर आपको नजर आएगी इंडस कल्चरल लेयर, एक आपको नजर आएगी झूकर, और एक तीसरी जो कल्चरल लेयर नजर आएगी वो आएगी यहाँ पर आपको झांगार। ठीक है। उनको देखा जा सकता है मतलब कालीबंगन के अंदर।
ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट हो गई। और रोपड़, एक रोपड़ भी इम्पोर्टेंट है। आइए भी, रोपड़। ये एक और इम्पोर्टेंट साइट है जिसका संबंध आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखते हैं। अ, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप वो साइट बताइए जिसको इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया वो थी आपकी रोपड़। ठीक है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स पाई गई वो स्टोन एंड सॉइल की मिलकर बनी हुई थी, जो रोपड़ के अंदर आपको बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। इसका जो लोकेशन है वो पंजाब में है भाई। पंजाब में रोपड़ आपका एक इम्पोर्टेंट साइट है, मतलब जगह है जो कि आपको आज भी देखने के लिए मिलती रहेगी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों से देखने के लिए मिलेगा ना, कि यहाँ पर ना आपको हड़प्पा के जो तीनों फेजेस थे, उन तीनों फेजेस में अलग अलग कल्चर से संबंधित आपको यहाँ पर बर्तन प्राप्त हुए। जैसे कि पीजीडब्ल्यू की बात होती है ना, मैंने पिछली क्लास में भी पीजीडब्ल्यू का आपके साथ डिस्कस किया था, पेंटेड ग्रे वेयर जिनको कह रहे थे, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि ऐसे बर्तन जिनके ऊपर ना ग्रे कलर की पेंटिंग नजर आती है। तो उस कल्चर के आपको यहाँ पर कुछ कुछ अवशेष प्राप्त होता है। एनबीपी भी प्राप्त होता है। ये एनबीपी कल्चर किसको कहा जाता है? ये था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड। तो ऐसे कई सारे कल्चर ना आपको इस रोपड़ साइट से देखने के लिए मिलता है। इसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट साइट रहता है जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखते हैं? लोथल। आइए भाई, लोथल। सबसे यूनिक फीचर जो लोथल का आपको नजर आता है वो नजर आता है कि यहाँ पर ना बंदरगाह था, यानी कि डॉक यार्ड था। यहाँ पर आपको बंदरगाह प्राप्त होता है। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट कौन सा हुआ करता था, तो उसमें आप लोथल को ही आंसर करेंगे। ये एक प्रकार से जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, जिससे समुद्री रास्तों से ट्रेड हुआ करती थी, व्यापार हुआ करते थे। और इस लोथल के अंदर जो ये आपको बंदरगाह मिला है, यहाँ पर इसको बनाने के लिए ना इन्होंने लाइम प्लास्टर यूज किया। मैं लिख देता हूँ, लाइम प्लास्टर वाज यूज्ड इन डॉकयार्ड मेकिंग। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का जो गुजरात है, और वहां से कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पॉसिबल हुआ करती थी। जो रॉ मटेरियल हुआ करते थे जैसे कि कॉटन हो गया, इसको ट्रेड किया जाता था। या फिर राजस्थान से कॉपर को ट्रेड किया करते थे। इस तरीके की चीजें आपके लोथल से संबंधित है। और ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो लोथल से रिमेनिंग रहती है, वो पूछा जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता था, क्योंकि कॉटन की ट्रेड बहुत ज्यादा यहाँ से हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक ये सवाल आपसे लोथल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और भी कई सारे साइट्स हैं, जैसे कि एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, ढोलावीरा। एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, ढोलावीरा। ये एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो देखो, आप ढोलावीरा का जब जिक्र करते हैं ना, तो जो दो लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हमारे देश के अंदर नजर आते हैं, वो आपको एक तो ढोलावीरा नजर आएगा, और एक है आपका राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है। तो मैं यहाँ पर वो भी नाम लिख देता हूँ, राखी गढ़ी इन हरियाणा। एक ये याद रखेंगे, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया ढोलावीरा। क्या है ये? दो लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स आपको जो नजर आता है।
लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका हरियाणा का राखीगढ़ी हो गया। जो सबसे यूनिक फीचर आपको ढोलावीरा का नजर आता है ना, वो ये कि ये जो सिटी थी ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड थी। 3 सेक्शन वर सीन। जैसे कि इसमें से जो 2 पार्ट हुआ करते थे, वो क्या करते थे? वो फोर्टिफिकेशन के रूप में डिवाइडेड थे। मतलब जो घेराबंदी टाइप की होती है और फोर्टिफिकेशन में एक गेट इधर होगा, दूसरा गेट इधर होगा, ऐसे करके आपको ये नजर आते थे ढोलावीरा के अंदर। ठीक है? मतलब जो 2 पार्ट होते थे उनको आपका यहाँ पर किलाबंदी करके रखा जाता था कि भाई आप यहाँ से एंटर करेंगे इसकी किलाबंदी है, आप यहाँ से एंटर करेंगे इसकी किलाबंदी है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जो 3 सेक्शन में मैंने बताया, ये 2 सेक्शन में से आपको ये नज़र आएँगे। यहाँ पर एंट्रेंस पर आपको इस तरीके के किल वो नज़र आएँगे कि यहाँ पर प्रोटेक्शन करेंगे लोग, ठीक है? और हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का इसको वेयर हाउसिंग सेटलमेंट कहा जाता है। वेयर हाउसिंग सेटलमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइज़ेशन इसको कहा जाता है। लार्ज ओपन एरिया इसके अंदर हुआ करता था जहाँ पर ना इनकी पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी और ये सब चीज़ें आपको ढोलावीरा से रिलेटेड याद रखनी है। इसकी भी इमेज मैंने ऐड करी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं जो पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा। तो अभी क्लास नंबर 1 जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने आपको रिलेटेड कराई है, कुछ हमने शुरुआती जो ओरिजिन और इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 चरण हमने देखे, अर्ली और मेजर और जो लेटर वाला था। फिर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको बताई और इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, नॉर्थर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वो डिस्कस करी। और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में मैंने डिस्कस किया। इसकी अगली क्लास में मैं बात करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में। इसमें इतना ही रखते हैं। पीडीएफ जरूर एक्सेस करिएगा मेरे ऐप से। अगर इस क्लास को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लिंक ऐप का मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर इसे ऐप पे देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता ही हैं। तो इसमें इतना ही। सेकंड क्लास में मिलता है। थैंक यू।